हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मोहित कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, और जो पिछले कुछ 10 से 15 सालों में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखकर मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि जो लिस्ट होगी हमारी टॉपिक्स भी उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है कि जिन्होंने पूरे साल कोई भी मेहनत नहीं की है, पूरे साल अपना एंजॉय किया है और उसके बाद में अब उन्हें थोड़ा भी होश आ गया कि दूसरों को देख देख के कि भाई पेपर आ रहे हैं तो हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग और उसके अलावा जो बच्चों ने अच्छी तैयारी भी की है, अच्छी प्रिपरेशन भी की है, तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मेन मोटिव मेरा इस वीडियो को लेके क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उन टॉपिक्स को कवर कराऊँ जिन टॉपिक्स की मतलब बहुत ज़्यादा नीड है आपको, मतलब बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिनके बारे में पूछे जाते हैं और जिनसे रिलेटेड इतने ज़्यादा क्वेश्चन पिछले भी कुछ सालों में आए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज हम इसके अंदर बात करेंगे, हर एक टॉपिक की बात करेंगे कि कौन से टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा आ रही है या किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर उस टॉपिक से पर्टिकुलरली किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें जो भी आपने पहले मतलब नहीं पढ़ी है या फिर थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, सारी की सारी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि किन किन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा फिर मैं पूरी की पूरी वीडियोस की सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा कि जिसके अंदर मैं जो जो टॉपिक के अंदर जो जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी पेपर में आने की ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा टॉपिक्स हम कवर कर सकेंगे वो पूरा का पूरा मैं फोकस करूँगा कि आपका नवंबर और दिसंबर ये पूरा का पूरा इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, लेकिन अब देखो पूरे साल आपने जितनी मेहनत की है वो तो आपको भी पता है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की नहीं है, मान लीजिए आप बिल्कुल धोखा दिया है, पढ़ाई वगैरह कुछ की नहीं है, तो उन बच्चों के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अब आपके पास केवल 2 महीने हैं। इन 2 महीने में आप ऐसा कर लो कि आपके मिनिमम, ठीक है, 80% मार्क्स आपके आ जाए। और देखो इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप मिनिमम अगर इन टॉपिक्स को यहाँ से कर लोगे तो एट लीस्ट आप 80% मार्क्स यहाँ से लेके जाओगे, गारंटी। और इनके बाद में जब हम पूरा का पूरा ये टॉपिक कर लेंगे चैप्टर वाइज, जो जो चैप्टर्स में जितने जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम सारा चीज़ों को कवर करने के बाद लास्ट में एक हम जो है कंप्लीट सिलेबस के कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। जो इस बार का मॉड्यूल आया क्वेश्चन पेपर का वो भी सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो बाकी का बचा हुआ 20% है उससे आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बिना देरी करे हुए हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर हमारे इस बार 2022 से 23 के इंक्लूड में, इस बार 2022 से 23 के साथ साथ क्या है कि सिलेबस में केवल 10 चैप्टर आ रहे हैं। आमतौर पे पहले जो होता था, मतलब कोरोना से पहले जो हमारा सिलेबस का रिडक्शन कुछ नहीं हुआ था, तो उसके अंदर सिलेबस में फुल सिलेबस आया करता था। पिछले साल जो पिछले कुछ सालों में आते थे वो आते थे 16 चैप्टर्स, और 16 चैप्टर्स के अंदर आपको 2 बुक फिर से वही थी। पहले बुक में आपके 9 चैप्टर्स थे, दूसरे बुक के अंदर आपके पास में बचे हुए 7 चैप्टर्स थे। इस साल थोड़ा गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए फिर से सीबीएसई ने आपको फिर से एक बार फिर मौका दिया है कि आपके पास सिलेबस कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर अपना गेन कर सकते हैं। लेकिन पेपर पिछले टाइम आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप था, लेकिन इस बार पेपर सब्जेक्टिव होगा, मतलब जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो पिछले वाला ही होगा जो पहले हो रहा था। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा रिटर्न प्रैक्टिस भी करना, ऑब्जेक्टिव के कंटेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना। इस बार आपको सभी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे, सब्जेक्टिव में मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो जो लेवल है क्वेश्चन पेपर का इस बार काफ़ी ज़्यादा मीडियम रखा हुआ है कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व होने के लिए यूज़ करते हैं, सारा इस बार क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर इस बार कितने हैं? 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पार्ट 1 में हमारे 5 चैप्टर्स आएंगे और ऐसे ही पार्ट 2 के अंदर हमारे 5 चैप्टर्स आएंगे। पार्ट 1 जो होगा ये हमारा 37 मार्क्स इस बार लेके बैठा है, मतलब कि मोर देन 50% यही वाला पार्ट लेके बैठा है।
इसके अलावा जो पार्ट नंबर सेकेंड है वो 33 मार्क्स लेके बैठे, तो देख सकते हो आपकी 70 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, थ्योरी में आपको ये भी पता होगा कि 70 + 30 का कंसेप्ट रहेगा। 70 जो रहेगा आपका थ्योरी रहेगा और 30 जो रहेगा आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की चीजों का ध्यान रख के आपको काम करना है। क्लियर? अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा इस बार है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या टॉपिक है जो आपको कवर करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि भाई वीडियो में ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो देखो अब पूरे साल में आपने कितना टाइम वेस्ट किया वो आपको पता है, लेकिन अब टाइम वेस्ट मत करना, इस वीडियो को भी पूरी तरीके से देख लेना, क्योंकि हर टॉपिक में से, हर चैप्टर में से कौन कौन सी लाइन है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो A to Z सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन आंसर मैं यहीं पे आपको बताऊंगा। इसके अलावा मेरे पास मैंने सारा रिटर्न कंटेंट तैयार किया हुआ है कि इसी जो चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पूरा कंप्लीटली फॉर्म जो है आपको PDF की फॉर्म में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं समझ आता बोर्ड पे, तो आप ये PDF डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मोलैरिटी, ठीक है, नेक्स्ट इज मोलैलिटी। ये तीनों के तीनों टॉपिक आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। ठीक है, इस बार इसमें दूसरी चीजें क्या इंक्लूड हो जाएंगी, दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हम यहाँ पे एक प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो गैस एंड लिक्विड के बारे में समझाता है, दैट इज हेनरी लॉ। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद में हम यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, एबनॉर्मल मोलर मास। थोड़ा हो सकता है कि आपको वीडियो में चीजें क्लियर ना दिख रही हो, तो उसकी टेंशन मत लेना, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले वाला चैप्टर का याद रखना, सॉल्यूशन जो चैप्टर रहेगा वो आपका 7 मार्क्स लेके बैठा है, तो 7 नंबर के लिए आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, सिर्फ 6 टॉपिक। इसके साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस में आपको PDF में सारी चीजें मिल जाएंगी, तो क्वेश्चंस आप वहां से लिख लेना। किनटेक्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या फिर एक्सरसाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारी चीजें आपको उस फॉर्म में वहाँ पे PDF के फॉर्म में मैं दे दूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे पूरा का पूरा। दैट इज नस्ट इक्वेशन। एक साइंटिस्ट है जिसने EMF ऑफ द सेल निकालने की बात कही थी, दैट इज नस्ट इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं काफी ज्यादा। नस्ट इक्वेशन के बाद में दूसरा टॉपिक है कंडक्शन। कंडक्शन के बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। कंडक्शन काफी इजी टॉपिक है, आपने 10th क्लास के अंदर भी इसको पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज कोलरोस लॉ। ठीक है, जो कोलरोस है उसके बारे में भी आप यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे। कोलरोस ने क्या कहा था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके बारे में कंसेप्ट दिया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो किस तरह से वेरी करती है। इसके अलावा फैराडेज लॉ, फैराडे के बारे में पढ़ेंगे। फैराडे का जो लॉ है बेसिकली उसके बारे में आप फिजिक्स में भी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो शायद पढ़ लेंगे अभी आगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस टॉपिक के लिए, दैट इज रिएक्शंस। कुछ इसमें रिएक्शंस है जो हमें एज इट इज याद करनी है। ठीक है, जैसे सबसे पहली रिएक्शन कोरोजन की रिएक्शन हमारी आती है। बैटरीज के बारे में रिएक्शंस आती हैं, डायरेक्ट बैटरी आएंगी। बैटरी 2 तरह की आएंगी आपके पास, एक प्राइमरी बैटरी आएगी, एक सेकेंडरी बैटरी आएगी। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शंस पूछी जाती है, और सारा A to Z मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। नेक्स्ट इज इसके बाद में बैटरी के अलावा फ्यूल सेल्स हैं, उनके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी रिएक्शंस के बेस पे आते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें करनी है। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा नंबर लेके बैठा है पूरे के पूरे सिलेबस में। 9 नंबर अकेला ये चैप्टर। 9 नंबर में आपके टॉपिक्स नस्ट इक्वेशन, कंडक्शन, कोलरोस लॉ, फैराडेज लॉ और बैटरी। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कोरोजन, बैटरी का, फ्यूल सेल का और कोरोजन का, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन फिर से कौन से हैं, PDF में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3, इस बार का जो चैप्टर नंबर 3 है वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपके टॉपिक में कौन कौन सी चीजें, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेट कांस्टेंट की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट किन किन केस में बात करेंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या ऐसा यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या आती है, डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सेकंड ऑर्डर में क्या होगी, थर्ड ऑर्डर में क्या होगी, इस तरह से यूनिट पे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये आया नहीं था, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस बार अर्हेनियस से ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि पिछले सालों में ये टॉपिक यूज नहीं हुआ है। तो जो टॉपिक पिछले साल में कुछ यूज नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा माइंड को सेट करके रखना है कि आपको किस पॉइंट पे कितनी मेहनत करनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो काफी ज्यादा इजी हैं, मतलब जिससे कि आपका बेसिक जो है क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मोलिकुलरिटी के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन हाफ लाइफ, ओके। हाफ लाइफ के बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 दैट इज डीप ब्लॉक, चैप्टर नंबर 3 कितने नंबर लेके हैं, दैट इज 7 मार्क्स, इसका याद रखना। 4th चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है और प्रॉपर्टीज ज्यादा आमतौर पे जो है डी ब्लॉक की पूछी जाती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक हम इसमें करेंगे केवल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बाद लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये एफ ब्लॉक के बारे में आएगा। कभी कभी एक्टानॉइड भी आ जाता है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टानॉइड दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड और एक्टानॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज इस बार के टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, इसमें हम प्रिपरेशन भी कवर करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें प्रिपरेशन भी कवर करनी है हमें। डायरेक्ट रिएक्शन है, रिएक्शन थोड़ी सी अटपटी होती है लेकिन इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, मैं डायरेक्टली आपको उसको याद कराने की ट्रिक भी दूंगा। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कलर के बेस पे पूछे जाते हैं, तो सारा का सारा इसी के अंदर हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनकी कुछ कलर फॉर्मेशंस करने का कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट क्या है वो भी सब इसी के अंदर कवर करेंगे। तो लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर के लिए दैट इज कलर फॉर्मेशन। इसके बेस पे टेबल भी दी हुई है बुक के अंदर, उस टेबल के ऊपर जिक्र करेंगे। नेक्स्ट तो चारों चैप्टर मेरे हिसाब से आपको कवर हो गए होंगे, ठीक है। 5वें चैप्टर पे चलते हैं बुक के पार्ट फर्स्ट के लिए दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 7 नंबर का है, जैसे कि आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट था। इसके बारे में यहाँ पे हमें कुछ थ्योरीज पढ़नी है। सबसे पहले थ्योरी वर्नर की थ्योरी है जिसने सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में कंसेप्ट दिया था। इसके अलावा कुछ फेमस थ्योरी है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, LFT लिगैंड फील्ड थ्योरी, ये थ्योरीज भी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी होगी। नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पेपर में आता है, इस बार भी आएगा। सो नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के बाद में है नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत इजी टॉपिक है लेकिन बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन के बारे में ऊपर करेंगे कवर, तो यहाँ पे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आमतौर पे आपका जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इन एलिमेंट्स तीनों के बारे में प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जितना हमने कवर किया है ये पूरा का पूरा पार्ट फर्स्ट होगा और ये 5 चैप्टर है हमारे, इन पांचों चैप्टर में ये चीजें कवर करनी है। टारगेट क्या है पांचों के पांचों चैप्टर को कवर करने का, दैट इज ओनली 4 वीक्स, ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते, और 4 हफ्ते के अंदर हमें ये पहली बुक खत्म करनी है। अब देखो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा जो वीडियो का टेन्योर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, मतलब 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी होगी। और लर्न करोगे फिर उसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे और लर्न करोगे, दोनों काम एक साथ करते रहोगे तो मेरे हिसाब से एक भी टॉपिक आपका कोई वीक नहीं होने वाला, ठीक। और इस बार कोई मक्कारबंदी कुछ नहीं करनी, पूरे साल बहुत एंजॉय कर लिया, अब कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है जो पार्ट सेकंड के अंदर चैप्टर नंबर जो हमारा फर्स्ट रहेगा, यानी कि जो सीरीज के अकॉर्डिंग 6 है, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। इसके अंदर आपको
ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक का मैटर, देखो पार्ट सेकंड जो है हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन इन दोनों की कैसे की जाती है, हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स की दोनों की। प्रिपरेशन के बाद में कुछ नेम रिएक्शंस होंगी जो काफी डायरेक्टली पूछी जाती हैं, और डायरेक्टली उसका ध्यान रखना है नेम रिएक्शन का। और नेम रिएक्शन के अलावा उनका नोमेनक्लेचर, जो भी आप कंपाउंड बना रहे हैं नोमेनक्लेचर के बारे में वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कि यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म होंगे, कुछ मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म 2 होंगे और स्पेशली पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, दैट इज SN1 और SN2। SN1 की फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, एंड SN2 की फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। ओके, मैकेनिज्म के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो कुछ टॉपिक्स हैं और भी, एक तो मार्कोनिकोव रूल पढ़ेंगे, MR का मतलब है मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल AMR, ये दोनों के रूल के बारे में काफी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आगे जाके पूरे ऑर्गेनिक में काफी ज्यादा यूज होंगे। नेक्स्ट इसके साथ साथ कुछ बेसिक रिएक्शंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सैडजेफ रूल, एक सैडजेफ साइंटिस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे रूल पढ़ेंगे, सैडजेफ रूल, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, मतलब सीरीज के अकॉर्डिंग वो 6 नंबर भी है, इसका भी याद रखना। 7 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 इज अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। इसमें फिर से वही बात कि भाई नेम रिएक्शन पे तो अपन ध्यान रखेंगे बढ़िया वाला, कि नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे टाइम पे जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उन क्वेश्चंस को करने के कुछ ढंग भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो किस पैटर्न में वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन करेंगे कि जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की नेम रिएक्शन डायरेक्टली यूज होती है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ मैकेनिज्म होंगे, और बेटे प्रिपरेशन तो हर चैप्टर की याद ही रखनी है, प्रिपरेशन इसका दूसरा टॉपिक होगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म इसमें 3 मैकेनिज्म होंगे, एक डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को कर दो, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके 2 चीजें बना सकते हैं आप। 2 चीजों में एक तो आप एल्कीन बनाएंगे, एल्कीन को बनाने का मैकेनिज्म क्या है, और दूसरा ईथर बनाने का मैकेनिज्म क्या है। दोनों मैकेनिज्म हम यहाँ पे करेंगे। और तीसरा एक मैकेनिज्म और है इसके अंदर, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, मतलब एल्कीन्स को अगर हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो उसको भी हम यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पेपर में 100% आएगा, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अल्कोहल एंड फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर, भैया बिल्कुल इस बात पे तो बिल्कुल रट्टा मारना है, क्या है ट्रेंड, बहुत आसान है, इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा चैप्टर नंबर जो सीरीज के अकॉर्डिंग है 8, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर फिर से वही बात, नेम रिएक्शंस। देखो नेम रिएक्शन तो सभी में आ रही है, तो ये तो बार बार आपको लिखना ही नहीं है, ये तो सब पे रट्टा मारना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारी नेम रिएक्शन की एक वीडियो बना दूंगा और उसमें सब में ट्रिक भी समझा दूंगा, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम रिएक्शन के बाद में इनकी प्रिपरेशन में रहेंगे, पर आमतौर पे प्रिपरेशन आप ऊपर वाले चैप्टर्स में भी काफी कवर करेंगे, तो फिर भी आप प्रिपरेशन को यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ना है। नेम रिएक्शन के अलावा एसिडिक कैरेक्टर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट के बारे में काफी ज्यादा रिएक्शंस है, जैसे कि कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। HVZ की फुल फॉर्म है हेल वोल्हार्ट जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन भी रहेगी। स्टीफन की रिएक्शन है, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये सारी रिएक्शन इसके अंदर कवर करनी है। ये रहेगा हमारा 8वां चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका वेटेज पे थोड़ा ध्यान देना है। 8 नंबर पूरी ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा नंबर ये खाएगा, तो सबसे ज्यादा इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा सीरीज में है 9, दैट इज एमाइंस, ठीक है।
एमाइन में आमतौर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं भाई बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। मतलब आपको बहुत सारे एमाइंस के कंपाउंड देंगे और एमाइंस के कंपाउंड में आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा बेहतर बेसिक है, अच्छा बेसिक कौन सा है, एक्वस में कौन सा है, वेपर में कौन सा है, ये भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो सब यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एमाइंस के अंदर और भी चीज़ें हैं, दैट इज कुछ नेम रिएक्शन, फेमस नेम रिएक्शन, होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। HBDR का मतलब है होफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके अलावा कुछ टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। टेस्ट के लिए तो आपके बोर्ड में भी पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल में भी पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपको 2 एमाइन दे दिए, एक प्राइमरी एमाइन दे दिया, एक सेकेंडरी एमाइन दे दिया, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि दोनों को आइडेंटिफाई करके बताओ कि प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइंस अगर आपको 2 टेस्ट ट्यूब में दिए हुए हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से में प्राइमरी है, कौन से में सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं। अगर हमें प्राइमरी एमाइंस को टेस्ट करना होता है या जांचना होता है, टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। लेकिन अगर हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री को जांचना है तो 2 डिग्री के लिए हम एक टेस्ट लेंगे, दैट इज नोन एज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग में एक केमिकल होता है जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। उस रिएजेंट का नाम होता है दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से हम उसको टेस्ट करेंगे, मतलब हिंसबर्ग का टेस्ट होगा। हिंसबर्ग जो है प्राइमरी एमाइंस और सेकेंडरी एमाइंस दोनों एमाइंस में टेस्ट दे सकता है, लेकिन 3 में नहीं दे सकता, मतलब 3 डिग्री एमाइंस में नहीं देता। तो सवाल वहां पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई 3 डिग्री एमाइंस में क्यों नहीं देता। तो सारा डिस्कशन टेस्ट में आकर रुकेगा, ये भी याद रखना है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले साल में नहीं आया था और इस बार आएगा भाई, डायाजोनियम सॉल्ट। और डायाजोनियम सॉल्ट तो इतना आसान है कि इसके बारे में तो मैं गारंटीड आपको 10 मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक ऐसा याद करा दूंगा, बिल्कुल बेहतरीन वाला। और पेपर में आएगा क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा 9 हो गया सीरीज के अकॉर्डिंग। 10 की बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो है ये चैप्टर 7 मार्क्स का है इस बार। पहले क्या होता था, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तीनों चैप्टर 10 नंबर के आते थे। 2 चैप्टर इस बार कट चुके हैं, पॉलीमर और आपका दूसरा है दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये इकलौता चैप्टर इस बार 7 नंबर का। तो भाई थोड़ा इसको भी इंपॉर्टेंट समझ के चलना है और इसके बारे में भी जितना ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन गेन करना है। फिर से गेन करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने, कुछ गिने चुने टॉपिक से बार बार लेंथी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मेरे जो इस बार प्रेडिक्शन कह रही है वो ये है कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इस बार केस स्टडी के बेस पे क्वेश्चन फंसा सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सारा अपन यहाँ कवर करेंगे। लेकिन इसके अलावा फिर भी कुछ टॉपिक्स में लिख रहा हूँ, दैट इज की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी, और एक इनका स्ट्रक्चर जो मेन होता है, स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में जो C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या, वो भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। इसके अलावा 2 टॉपिक हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आने ही आने हैं भैया, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। प्रोटीन, प्रोटीन का पूरा, एक तो इसके टाइप्स भी, और दूसरा एक टॉपिक आता है इसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में हर बार क्वेश्चन आता है और इस बार 100% फिर से आएगा। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आपका डीएनए एंड आरएनए, इनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये सारे के सारे 10 चैप्टर हैं आपके। इन 10 चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो थोड़ा क्या करना है भाई, अब स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और दूसरी चीज, जो भी टॉपिक आपको इनमें से आते हैं वो टॉपिक अपने आप कवर कर लो। इससे क्या होगा कि आप जैसे खुद भी कर लोगे कवर और एक बार मैं भी करा दूंगा, तो रिवीजन पक्का हो जाएगा, डबल पक्का हो जाएगा। और उसके बाद में जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रिपरेशन सेल्फ पे करेंगे उतनी ज्यादा ही इस बार अफेक्टिव रिजल्ट आने के चांस आपके होंगे। और देखो भाई, ना मेरे लिए पढ़ो ना किसी और के लिए पढ़ो, पढ़ना तुम्हें अपने लिए। तो अपने आप को धोखा नहीं देना इस बार, ठीक है। और कसम खाओ कि इस बार धोखा देना ही नहीं। क्लियर? तो आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई हो, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे के सारे जो है मेरे साथ जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा
हो सकता है कि जितना ज़्यादा होगा कि आप सेल्फ स्टडी पे बिलीव करेंगे, और उसके साथ साथ मेरी जो वीडियो की सीरीज़ होंगी वो भी आप कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। अब जो गया हुआ वो सब अच्छा हुआ। सो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ पूरी है, एंड आई बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।